तो अ, जो फर्स्ट पेज है इसमें एक इसने जार दिखाया है जिसके बारे में मैंने कल बात की थी। इसको बोलते हैं टेरेरियम। जैसे एक्वेरियम होता है वैसे टेरेरियम है ना, थलशाला। हमने क्या बनाया इसमें, हमने आर्टिफिशियली सॉइल डाला, पानी डाला, प्लांट ग्रो किया और ढक्कन को बंद कर दिया। ढक्कन बंद करने के बाद हमको दिखा कि वाटर के ड्रॉपलेट्स, पानी की जो बूंद है वो कहाँ पे ग्लासेस में आपको दिखने लगी। अंदर साइड में दिखेगी कि बाहर साइड में दिखेगी? इनसाइड दिखेगी ना। हाँ, तो अंदर साइड में वाटर के वेपर आए। तो इससे ये समझ आया कि ये जो पानी था इसके अंदर में, उसको प्लांट्स ने लिया और प्लांट्स ने क्या किया, ट्रांसपिरेशन किया, वाष्प का उत्सर्जन किया, जिससे क्या है पानी के ड्रॉपलेट्स इनके वॉल के इनर वॉल पे आपको दिखने लगे। तो इसने बोला कि हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो भी इसी टाइप की है। वही जो पानी जो सॉइल में होता है उसको प्लांट्स ने लिया और उसी को उसने क्लाउड बना दिया। क्लाउड से रेनफॉल हुआ और रेनफॉल बन के फिर से सॉइल में आ गया। तो ये जो चक्रण, ये जो साइकिल दिख रहा है वो यही चीज है। यू कैन सी कैसे इवेपोरेशन हुआ। तो इवेपोरेशन से क्लाउड में क्लाउड में वाटर का एडिशन हुआ। इवेपोरेशन के अलावा ट्रांसपिरेशन से भी क्लाउड में वाटर वेपर का एडिशन हुआ। अब ये जब इवेपोरेशन होने के बाद ये कंडेंसेशन जब चालू करता है, तो कंडेंसेशन अगर कंटिन्यूअस हो जाता है, और मैंने बताया था कि जब कंडेंसेशन से निकलने वाला जो पानी है, अगर उस वाटर को एयर होल्ड नहीं कर पाता तो क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेशन बन जाता है ना, उसको वर्षण बोल रहे हैं। और वो फिर से क्या होता है, माउंटेन में जाता है, गिरता है, रिवर बन के वो फिर से कहाँ जाता है, ओशन में जाता है, और फिर से इवेपोरेशन हो जाता है। तो इसी चीज को इसमें बताया है, ये फर्स्ट जो पेज है उसमें यही चीज बताया कि वाटर का साइकिल होता है। इसलिए अर्थ के अंदर से ना वाटर का लॉस होता है ना, ना एडिशन होता है, बस क्या होता है, साइकिल होता है। ठीक है। तो हमारे अर्थ में सबसे लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो किसमें है, ओशियन में है। और ओशियन में हम जानते हैं कि सबसे ऊपर वाला जो ओशियन है दैट इज आर्कटिक ओशियन। इसके बाद अफ्रीका और अमेरिका के बीच में जो ओशियन है उसका नाम है अटलांटिक ओशियन। हमारे इंडिया के नीचे जो ओशियन है वो है इंडियन ओशियन। और इंडिया के राइट साइड में, ईस्टर्न साइड में, या जापान के ईस्टर्न साइड में, या ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में जो ओशियन है उसका नाम है पैसिफिक ओशियन। यही पैसिफिक ओशियन अमेरिका के लेफ्ट साइड में भी है या वेस्टर्न साइड में भी है, और यही साउथ अफ्रीका के भी वेस्टर्न साइड में है। तो इस तरीके से अर्थ तो गोल है, इसलिए क्या है, पैसिफिक ओशियन आपको दोनों साइड में विजिबल होता है। तो सबसे लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इसी में एग्जिस्ट करता है। अगर देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से, तो यू कैन सी परसेंटेज के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब अर्थ के टोटल पानी का 97.3% किसमें है, ओशियन में है ना, 97.3। ये फ्रेश वाटर है कि सलाइन वाटर है, खारा पानी है कि मीठा पानी है, सलाइन वाटर है, ये सलाइन वाटर है। तो ये हमारी यूज का है, डायरेक्टली तो यूज का नहीं है। नेचर ने हमको प्रोवाइड कर दिया तो अलग बात है। नेचर हमको प्रोवाइड करता है इसमें से फ्रेश वाटर, है ना, प्रोवाइड करता है। सो वी आर डिपेंडेंट ऑन नेचर सो दैट दिस 97.3% ऑफ वाटर शुड बी अवेलेबल विदाउट सॉल्ट, है ना, बिना नमक के हमारे पास अवेलेबल हो। और वो कैसे होगा, इवेपोरेशन से। सेकेंड है 2%। तो 2% जो है वो किस फॉर्म में है, आइस कैप्स में, हिम के फॉर्म में जमा हुआ है ग्लेशियर्स में। माउंटेन में, ग्लेशियर्स में, अंटार्कटिका में, आर्कटिक के ओशियन में, इस सारी जगह पे जमा हुआ है। इसमें से जो वाटर है वो मेल्ट होगा, वो फ्रेश वाटर होगा, ये सलाइन वाटर होगा, फ्रेश वाटर। इट मीन्स ये हमारे फ्यूचर के लिए वाटर, फ्रेश वाटर का एक रिसोर्स है ना। तो इसलिए ये रिड्यूस नहीं होना चाहिए, ये कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हमारे पास ग्राउंड वाटर में कितना है, 0.68। ग्राउंड वाटर में 0.68। इट मीन्स ये भी काफी ज्यादा है, isn't it? पर फिर भी देखा जाए ओशियन के कंपैरिजन में इट इज नथिंग। पर ये भी फ्रेश वाटर है ना,
तो अपने पास कितना है, 2.68% जो है ये फ्रेश वाटर है। तो ये भी हमारे लिए एक रिसोर्स है, संसाधन है, फ्यूचर में हमारा इसका यूज है। इसके बाद क्या है, देखो अब फ्रेश वाटर लेक्स 0.00 कितना है, 9। फ्रेश वाटर लेक देख लो कि कितना कम है, 0.009। और ये भी मोस्टली जो है, ये भी क्या है, तो फ्रेश, नाम ही लिखा है फ्रेश वाटर है तो फ्रेश वाटर का है। और यू सरप्राइजिंगली देखो, रिवर में जो पानी है वो 0.0001 है, जो कि बहुत कम है ना। हम इसको 0.001, 3 टाइम्स 0 है 1, अगर हम इसको प्रिजर्व कर लें, हम ओशन में जाने से रोक दें, तो ओशन को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये रेडिली अवेलेबल है, हमको कोई बोरिंग नहीं करना पड़ता, ऊपर में ही है। वैसे क्या है, फ्रेश वाटर का लेक वो भी रेडिली अवेलेबल है, बट फ्रेश वाटर लेक के साथ क्या दिक्कत है कि वो जमा रहता है, एक जगह रहता है, तो उसमें पोल्यूशन थोड़ा सा ज्यादा होता है। पर जो बहता पानी होता है, जो मूविंग वाटर होता है, वो हमारे लिए ज्यादा फ्रेश होता है, क्योंकि उसमें लेवल ऑफ ऑक्सीजन भी ज्यादा होता है और लेवल ऑफ इम्प्योरिटी, अशुद्धियां जो होती है, दैट इज ऑल्सो लेस। गेटिंग इट? तो इसलिए क्या है, आप जब भी बात करोगे ना रिवर से कोई भी क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले ये डेटा दो कि 0.001% हमारे पास रिवर है, दैट इज ऑल्सो बीइंग पोल्यूटेड, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड ह्यूमन एक्टिविटी, ऐसा बोलिएगा। तो कुछ जगह पे अब सैलिनिटी को कैसे मेजर किया जाता है, सैलिनिटी को मेजर करने का अगेन वैसे ही तरीका है। अगर 1000 ग्राम का पानी में लेता हूं, उसमें कितना ग्राम सॉल्ट है, वो उसका क्या है, सैलिनिटी, कितना ग्राम सॉल्ट है। 1000 ग्राम का मैंने क्या लिया, वाटर लिया, तो सपोज 20 ग्राम सॉल्ट है, 20 ग्राम नमक है, तो इसका जो कंसंट्रेशन बोला जाएगा 20 ppm, सॉरी सॉरी, इसको एम से नहीं करते, सॉरी, है ना, ppt, पार्ट्स पर 1000, मिलियन से अपन करते तो उसको अलग होता, 20 ppt। नॉर्मली सलाइन वाटर का जो पीपीटी होता है वो 35 के आसपास होता है। जो मृत सागर है या जो डेड सी है, वहां पे जो सैलिनिटी है वो 340 है, 40 है ना, 50, 50, 40 लिखा है ना, 340 पीपीटी डेड सी का कंसंट्रेशन है, इसलिए उसको डेड सी बोला जाता है। आपने सुना होगा कि वहां पे हम डूबेंगे तो डूब नहीं पाएंगे, है ना, हम उसको कूदेंगे तो डूब नहीं पाएंगे, क्यों नहीं डूब पाएंगे, सलाइन है, सलाइन से क्यों नहीं डूब पाते, ज्यादा सलाइन है तो क्या बेनिफिट करता है, सर उसका डेंसिटी बढ़ जाता है। यस, उसका जो डेंसिटी बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाने से क्या बेनिफिट होता है, सर हमारा डेंसिटी उसकी तुलना में कम रहता है, इस चक्कर इसलिए हम उसके ऊपर रहते हैं। वेट ज्यादा वो कैरी कर पाता वेट, वेट है ना, यस सर वेट को कैरी कर ज्यादा पाता है। कैरी कर पाता है, ज्यादा भार को वो सह लेता है। कैसे एग्जांपल, जैसे तेल, ऑयल की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है कि कम होती है, कम होती ज्यादा है। होती है ना, ज्यादा होती है। तो अगर मैंने उसमें लकड़ी का गुटका, है ना, वुडन, नीचे आता है, या तो नहीं भी आएगा, ऊपर में तैरता रहेगा, isn't it? बट वही मैंने वाटर में डाला, तुरंत से अंदर चला जाता है, isn't it? वो अंदर क्यों नहीं जाता, उसके पीछे एक और चीज है, उसका नाम है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, है ना, सरफेस टेंशन। आपने देखा होगा कि आजकल जहाँ पे मलेरिया और डेंगू के केसेस ज्यादा होते हैं, वहां पे वाटर में हम केरोसिन डाल देते हैं, ऑब्जर्व किया है कभी, इस इससे क्या बेनिफिट है, मच्छर पानी में डूब जाता है, कैसे डूब जाता है, क्यों डूब रहे, सरफेस टेंशन कम हो जाता है, केरोसिन डालने से वाटर का सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और उसके कारण से क्या है, आपको वो उसका जो एग है, लार्वा बोलना चाहिए मच्छर का, वो क्या हो जाता है, डूब जाता है, जिससे मच्छर फर्दर पैदा नहीं हो पाते, isn't it? मतलब पानी का जो पृष्ठ तनाव है या सरफेस टेंशन है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, isn't it?
जिस भी वाटर में सरफेस टेंशन ज्यादा होगा वो हमारे बॉडी में इजिली एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ? जिस वाटर में सरफेस टेंशन ज्यादा होगा वो हमारे बॉडी में इजिली एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंदर जा ही नहीं पाएगा सेल्स तक। आपका पानी को कहाँ पे लेके जाना है? सेल्स तक, कोशिकाओं तक लेके जाना है। अगर टेंशन ज्यादा होगा तो नहीं जा पाएगा। इसलिए आजकल कुछ अल्कलाइन वाटर्स आते हैं, है ना, वो सरफेस टेंशन कम करने का काम करते हैं। आप देखोगे केंजन वंजन करके बहुत सारे आजकल प्रोडक्ट्स आते हैं, वो वाटर एब्जॉर्प्शन बॉडी का बढ़ाते हैं। गेटिंग इट? तो सरफेस टेंशन का और बड़ा रोल इसलिए भी है, आप जानते हो कि अपन का जैसे हाथ गंदा होता है, साफ नहीं हो रहा है, हम केरोसिन से क्लीन करते हैं। तो केरोसिन से क्यों क्लीन हो जाता है? या तो कीड़े वीड़े को मारने के लिए भी केरोसिन का छिड़काव करते हैं। कैसे? उससे क्या बेनिफिट होता है? हमारे लिए तो बेनिफिट है, वो मर गया, उसको क्या नुकसान होता है और क्यों होता है? अगेन सेम चीज, केरोसिन का सरफेस टेंशन कम है। सरफेस टेंशन कम होने से क्या है, वो अंदर पोर में चला जाता है और जाके क्या निकालता है, जो गंदगी है उसको निकालता है, हम रगड़ते हैं तो। सरफेस टेंशन ज्यादा होगा तो ऊपर में ही रहेगा, तो क्लीन नहीं हो पाएगा। साबुन क्या काम करता है पानी में? उसका सरफेस टेंशन को कम करता है, कम करता है। इसलिए साबुन पानी से धोने से ज्यादा अच्छे से धुलता है ना। कपड़े में भी अपन यही डालते हैं। और उससे कम सरफेस टेंशन किसका होता है? केरोसिन का होता है। अब केरोसिन अगर मैंने किसी इंसेक्ट के बॉडी में डाला तो इमीडिएटली उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा कि नहीं? सरफेस टेंशन कम है और उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। कई सारे केरोसिन जो है हार्मफुल, कई सारे केरोसिन है, अल्कोहल के बहुत सारे फॉर्म जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। एक समय चला था कि कोविड के वायरस जो है वो दारू पीने से मर जाएंगे, तो लोग पीने लग गए बिकॉज इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ अल्कोहल। लीवर को डैमेज करता है, तो सेल्स को डैमेज करता है अल्कोहल, है ना। एक्सेसिव यूज आपके स्किन को खराब कर सकता है ना। इवन हम जो यूज करते हैं क्या, सैनिटाइजर, है ना, वो भी हमारे स्किन को खराब कर सकता है, कंटिन्यूस यूज, क्योंकि लगातार अंदर में जाता जाए वो इट्स नॉट गुड। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट सरफेस टेंशन, समझ ना। जापान में एक ट्रेडिशन चला है कि पानी को ना ऐसे राउंडेड, जो राउंड वाले जो पॉट है उसमें रखना, गोल वाले पॉट में रखना। अब इसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण ये है कि अगर राउंडेड रहेगा तो मोस्ट ऑफ द जगह वाटर को सरफेस टेंशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ कहाँ पे बनाने की जरूरत पड़ेगी? ऊपर में, ऊपर में ही बस बनाने की जरूरत पड़ेगी, अंदर में जरूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन कहाँ का है? सरफेस का। अगर वाटर के मॉलिक्यूल में टेंशन होता है तो आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब प्रॉपर्ली नहीं हो पाते उनके कंसेप्ट के हिसाब से। तो इसलिए उन लोग जापान वाला एग्जांपल है, एक बार और थोड़ा बताइए तो। हाँ, जैसे हम पानी को राउंड वाले पॉट में रखते हैं तो ऊपर के लेवल पे ही सरफेस टेंशन होता है, क्योंकि उतना बस खुला है। बाकी नीचे के लेवल पे सरफेस टेंशन मेंटेन की जरूरत नहीं होती। क्यों जरूरत नहीं होती? क्योंकि पॉट उसको ऑटोमेटिकली वैसा बना दिया, पॉट ने उसको ऐसे ही बना दिया। तो ऊपर में बस सरफेस कितना एरिया हुआ? इतना सा एरिया, है ना। और स्टोरेज भी बढ़ गया, क्योंकि हमने क्या गोल बनाया। अगर हम उसको ना लाइक सिलेंडर बनाते तो भले सरफेस टेंशन कम होता पर स्टोरेज क्या होता? वो भी कम होता। तो हम क्या किए, उसका माउथ को छोटा रखे और इसका नीचे का जो सरफेस है उसको मोटा बना दिए। तो इससे सरफेस का टेंशन भी क्या हुआ? कम हुआ। और किसी भी पानी का सरफेस टेंशन कम होने से बॉडी में इजिली एब्जॉर्ब होता है। उनका ये है जापान में कि वो पर्पसफुली ना वाटर को ना ऐसे राउंडेड वाले प्लेसेस से घुमा घुमा के ले जाते हैं। इससे पानी का सरफेस टेंशन कम होता है। जितना उन लोग गोल वाले पॉट में लेके जाएंगे या रास्ते से लेके जाएंगे उतना उसका सरफेस टेंशन कम होता है। जैसे वाटरफॉल से जब पानी गिरता है तो सरफेस टेंशन टूट जाता है ना। तो इसलिए क्या है, वो ज्यादा इजीली एब्सॉर्बेबल होता है। तो ये इट्स ऑल अबाउट सरफेस टेंशन। इसका अगर अच्छे से समझना है तो सबसे अच्छा तरीका है, टी बैग लो, जो टी बैग आता है। टी बैग कितना तेजी से अंदर जा रहा है? अगर वो ज्यादा तेजी से अंदर जा रहा है मतलब उसका सरफेस टेंशन कम है, isn't it?
इसका मतलब वो पानी पीने के लिए अच्छा है, पर इट डजंट मीन कि साबुन पानी को पी लो, है ना, क्योंकि वो भी सरफेस टेंशन कम करता है। ठीक है, तो इसलिए आजकल अल्कलाइन वाटर और ये सब चीज को किया जाता है, यूज किया जाता है। खैर, मैं अगेन वापस आता हूँ। तो मृत सागर जो था, जो डेड सी था, उसमें कंसंट्रेशन इतना था कि वाटर के मॉलिक्यूल में इतना डेंसिटी है कि कोई भी आदमी डूब नहीं सकता, जैसे ऑयल है वैसा ही है, isn't it? तो इसलिए सॉल्ट का ये रोल है। इसलिए ओशियन, फिर भी ओशियन में आप ज्यादा इजीली फ्लोट कर पाओगे एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में फ्लोट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप अगर ऐसे अपने आप को छोड़ दिए, है ना, और सिर को बस ऊपर रखे, तो आप फ्लोट कर लोगे? कर लोगे। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग सिर को ऐसे कर देते हैं। हेड का सबसे ज्यादा वेट होता है ना हमारे बॉडी में, है ना, इसलिए उसको ऊपर रखने की कोशिश करो, बाकी सारा फ्लोट कर जाएगा। ठीक है ना, ट्राई करना एक बार, पर एक्सपर्ट के साथ ट्राई करना। अब वाटर का इतना बड़ा रोल है कि हर साल फ्रेश वाटर के क्राइसिस के कारण से, या तो पोल्यूटेड वाटर के कारण से बहुत लोगों की डेथ होती है। गंगा अमंग 10 डाइंग रिवर्स, गंगा रिवर उस 10 टॉप डाइंग रिवर में से है, जो कि वर्ल्ड में नोटिफाइड है, मतलब ये मरने वाला है गंगा नदी। उसमें पानी लेवल ऑफ वाटर जो है वो कम होता जा रहा है, और नॉट ओनली विद द गंगा रिवर, मोस्ट ऑफ द रिवर के साथ यही इश्यूज हैं। इसलिए देखो, द वाटर यू ड्रिंक एवरी ड्रॉप काउंट्स, ये जो वाटर सिनारियो इन अर्बन इंडिया एंड दिल्ली, यू माइट हैव सीन, बेंगलोर में भी इस बार वाटर का क्राइसिस हुआ। तो हर जगह का पानी का प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास 0.0003 था ना, 1% हमारे पास क्या है, रिवर का वाटर है, और उसको हमको बचाना है। ठीक है, अब देखो, इसने बोला कि ओशन का एक और काम है सर्कुलेशन का, वाटर का सर्कुलेशन करता है। वाटर का सर्कुलेशन अगर ऑब्जर्व करना है, तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जैसे आपने एक आइस बकेट लिया, है ना, उसमें आइस डाला और ठंडा पानी उसमें भर गया। एक गर्म पानी लिया, और गर्म पानी को क्या किया, गर्म पानी को कैसे गर्म किया आपने, ये रॉड डाल के आपने गर्म किया। अब क्या किया आपने, जो आइस का जो बकेट है उसमें ना रेड कलर का इंक डाल दिया, है ना, और उसको पोर कर दिया किसमें, गर्म पानी वाले पे। आप देखना, जो रेड इंक वाला पानी था वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा, पर बहुत देर तक सर्कुलेशन होगा। पहले ठंडा पानी नीचे जाते हुए दिखेगा, क्योंकि आपका रेड कलर का इंक है, वो नीचे जाते हुए दिखेगा। इससे आपको ऑब्जर्व होगा कि कैसे सर्कुलेशन हो रहा है। तो यही एक्सपेरिमेंट करने इसमें बोला है। ओशियन भी ऐसे ही सर्कुलेशन करता है, क्योंकि हमारे पास कोल्ड वाटर कहाँ से आता है, ओशियन में कोल्ड वाटर कहाँ से आता है, आइस से, है ना। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड, यहाँ पे जो आइस जमा हुआ है, वहां से क्या होता है, कोल्ड वाटर आता है। और हॉट वाटर कहाँ से आता है, इक्वेटर, है ना, भूमध्य रेखा के पास से हॉट वाटर आता है। तो ये दोनों के बीच में सर्कुलेशन होता है, और यही सर्कुलेशन इज द लाइफ। अगर ये सर्कुलेशन बंद हो जाएगा तो लाइफ खत्म हो जाएगी ओशन की, और ओशन की लाइफ खत्म हो जाएगी तो लैंड की लाइफ खत्म हो जाएगी। इट हैज हैपेंड अर्लियर, इट मे हैपन इन द फ्यूचर। ओशियन का सर्कुलेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई द डिफरेंस इन द टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट फॉर अर्थ मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। सर्कुलेशन वाटर का क्यों हो रहा है, अगर कोई पूछे तो दो कारण से होता है। पहला कारण क्या है, डिफरेंस इन द टेम्परेचर, तापमान में भिन्नता। और दूसरा क्या है, सैलिनिटी में डिफरेंसेस, सांद्रता में भिन्नता, है ना। टेम्परेचर डिफरेंसेस एंड सैलिनिटी डिफरेंसेस, ये दो रीजन से क्या होता है, ये दो रीजन से सर्कुलेशन होता है, संचरण होता है। आप किसी ओशियन के किनारे में जाते हो, तो आप बहुत सारा चीज को ऑब्जर्व करते हो कि ओशियन के पास लगातार वेव्स जो हैं, तरंगे जो हैं, लगातार आपको हिट करते रहती है, उसकी एक आवाज होती है, और उसके साथ विंड चलती है। ये सारा फिनोमिना आपने ऑब्जर्व किया होगा। ये जो लहरें आती हैं या जो तरंगे चलती हैं, उसका भी एक रोल है, और उसका जो रोल है उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं।
ओशन में तीन चीजें होती हैं। ओशन में जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसमें तीन चीजें होती हैं। पहला है वेव्स, दूसरा है टाइड्स और तीसरा है करंट्स। तीन चीजें आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो हम देखते हैं ये तीनों चीजों में डिफरेंसेस क्या है और ये कैसे ओरिजिनेट होते हैं। तो वेव्स, अब वेव्स या तरंगे या लहरें ये कैसे उठती है इसको हम लोग समझते हैं। कोई वैसे जनरल अंडरस्टैंडिंग से बता सकता है कि वेव्स आने का क्या कारण है? हवा। यस। जो वेव्स के पीछे का एक मेजर कारण है वायु, है ना, एयर। एयर नहीं बोलना चाहिए, विंड बोलना चाहिए, पवन है ना। तो उसने क्या किया, फोर्स किया वाटर को, और उसके कारण से वाटर क्या किया, स्प्लैश किया, छिलक गया। नेचुरली अपन ऑब्जर्व करते हैं जब हम एक बकेट में, है ना, बकेट में पानी लेके जाते हैं और अगर ये मूविंग है तो क्या होता है, पानी इधर ऐसा ऐसा होता रहता है। इन द सेम मैनर ओशन में इतना पानी है ना, उसका पानी भी क्या होता रहता है, ऐसा राइट एंड लेफ्ट होता रहता है। तो वही एक फॉर्म है, ठीक है, ओशन का जो वेव्स है वो एक फॉर्म है। और उसको फोर्स कौन देता है, जब उस पर विंड चलती है, isn't it? तो वेव्स क्या है, आप उसमें लिखा है कि डेफिनेशन, हाँ, समुद्री सतह पर जब पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी तेज पवन है उतनी ही बड़ी तरंगे होती है। सो लार्जर द नहीं बोलना चाहिए कि, हाँ, मोर द वेलोसिटी ऑफ विंड, लार्जर द साइज ऑफ वेव्स, isn't it? तो इसलिए वेव्स वेव्स का जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, नहीं, वेलोसिटी, वेव्स के वेलोसिटी कैसे हो, वेव्स का जो हाइट हाइट ठीक है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड वेलोसिटी। पवन का जो वेग है वो तरंगों की ऊंचाई का पैमाना है और समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो महासागर में ओशन जो राइज होता है, डाउन होता है, फिर राइज होता है, फिर डाउन होता है, दैट इज कॉल्ड वेव्स, ठीक है ना, उसको वेव्स बोलते हैं। कभी कभी सुनामी आता है और उस समय वो जो वेव का हाइट है बहुत ज्यादा हो जाता है। तो 2004 की सुनामी के बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है, जहां पे सुमात्रा सुमात्रा के वेस्टर्न साइड में, सुमात्रा जानते हो कहाँ पे, किसका पार्ट है सुमात्रा? कौन से कंट्री का पार्ट है सुमात्रा? हाँ, अफ्रीका। आपका पड़ोसी है ये। सुमात्रा, ठीक। और ये है आपका अंडमान। तो यू कैन सी अंडमान का सदर्न पोर्शन और सुमात्रा। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में कि सबसे नियरेस्ट पॉइंट इसमें से किसका है इंडिया से, सुमात्रा, मलेशिया, या कुछ और दो तीन कंट्री का नाम दिया था।
तो सुमात्रा इज पार्ट ऑफ इंडोनेशिया, है ना। इंडोनेशिया में आपको सुमात्रा दिखेगा, उसके अलावा क्या क्या दिखेगा, इसके अलावा ये जो जकार्ता है ये वाला पोर्शन दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये बाली जो है वो दिखेगा, और उसके अलावा आधा पोर्शन इसका दिखेगा। पपुआ न्यू गिनी राइट साइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड इसका हो जाएगा। तो इस तरीके से इंडोनेशिया इतना बड़ा ये है, कंट्री है। तो ये सुमात्रा के पास में अर्थक्वेक आया था, और यहाँ पे अर्थक्वेक आने के कारण से जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो आपके ईस्टर्न कोस्ट में बहुत ज्यादा बड़े बड़े वेव्स को जनरेट की थी। प्रॉब्लम हुआ क्या था कि इंडिया का जो प्लेट है वो इंडोनेशिया के या तो इस प्लेट के अंदर में चला गया था, और जब अगर सोचो 10 सेंटीमीटर करीब ये सरक गया, सरक जाने से क्या होगा, इतने अमाउंट का जो पानी है वो कहाँ जाएगा, है ना, नीचे नहीं जा रहा है। प्रॉब्लम वही है कि इतना बड़ा ओशियन का लैंड कम हो गया, तो उसका पानी कहाँ जाएगा, साइड साइड में चला जाएगा, है ना। और इसका जो वेव का जो स्पीड था 800 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड था, है ना। यू कैन इमेजिन, हम लोग 100 किलोमीटर पर आवर से जाते हैं तो पता चलता है 800 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। फिर भी क्या है, अर्थक्वेक को मेजर करना तो कि कब होने वाला है ये तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसका पूर्वानुमान इज इम्पॉसिबल अर्थक्वेक का। बट वन थिंग इज पॉसिबल कि उससे जो जनरेट होता है सुनामी, वो कितने आवर में पहुंच जाएगा वो हम पता कर सकते हैं, isn't it? तो इसलिए सुनामी का अलर्ट सिस्टम है, 3 घंटे पहले हमको पता चल जाता है। और क्या होता है कि जैसे ही ना सुनामी आने वाला रहता है, पानी का लेवल सडनली बहुत कम हो जाता है, तो टूरिस्ट क्या करते हैं और पहुंच जाते हैं वहां पे, समुद्र का पानी पीछे हट गया करके। क्या होता है कि जैसे जब एक साइड पानी गया तो एक साइड तो पूरा ड्राई हो गया बहुत दूर तक, तो सबको लगता है, टूरिस्ट लोगों को लगता है कि यार कितना अच्छा हो रहा है करके। जबकि जब वापस आने वाला है उसका 15 से 30 मीटर की हाइट का सुनामी आने वाला है। आप कैन यू इमेजिन 15 से 30 मीटर कितना हो सकता है, ये कितना मीटर होगा ये बिल्डिंग, मतलब ये जो फ्लोर कितना मीटर का होगा, 1 2 3, ऐसे 5 फ्लोर वाले, 5 फ्लोर बनाओगे तो 15 मीटर होता है, और वैसे 10 फ्लोर बनाओगे तो 30 मीटर होता है। अब सोचो इतना बड़ा वॉल्यूम ऑफ वाटर आपके ऊपर में आ रहा हो, है ना। तो सुनामी जो होता है वो वेव्स ही होते हैं, बट वेव्स में बहुत ज्यादा पावर आ जाता है, एंड इट इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय अर्थक्वेक, ठीक है ना। अर्थक्वेक उसको इन्फ्लुएंस देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो 2004 और 2012 में 2 बार सुनामी आया, जिसमें से सबसे ज्यादा हैवॉक क्रिएट किया किसने, 2004 के सुनामी ने। यही चीज इसमें लिखा हुआ है, जो चीज इंडियन ओशियन में सुनामी की जो तरंगों के बारे में लिखा हुआ है। और उस समय अर्थक्वेक जो आया था वो 9 इंटेंसिटी का आया था, है ना। तो यू कैन इमेजिन, क्योंकि 9 अब तक जितना सुने होंगे उससे काफी ज्यादा होता है 9 इंटेंसिटी का अर्थक्वेक। तो उसका रीजन अगर कोई पूछे क्यों हुआ, तो आप बताओगे अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्यों आया बताओगे तो बोलोगे कि इंडिया और म्यांमार का प्लेट आपस में कोलाइड कर रहा है, और जो म्यांमार का प्लेट के अंदर में इंडिया का प्लेट चला गया, इंडिया का प्लेट इंसर्ट हो गया किसके अंदर में, म्यांमार या बर्मा के प्लेट में, जिसके कारण से अर्थक्वेक आया, और अर्थक्वेक आने के कारण से सुनामी आया, ठीक है। अगला है टाइड्स, ज्वार भाटा जिसको हम बोलते हैं। तो ज्वार भाटा में भी हम देखते हैं वेव्स का हाइट ज्यादा होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, कम होता है। बट रिदमिक, अगर रिदमिक चेंज इन द हाइट ऑफ वेव्स आर देयर, है ना। रिदमिक मतलब समझ सकते हो कि एक, हाँ, हर कुछ मिनट में या कुछ एक ड्यूरेशन में, कुछ आवर्स में हाइट कम होना और ज्यादा होना, दैट इज मेनली ड्यू टू टाइड्स, ज्वार और भाटा, है ना। ज्वार को हाई, भाटा मतलब पीछे, ऐसा होना। वो वाला भाटा नहीं हंस रहा है ना। तो क्या होता है, ये इसका कारण क्या है, जैसे वेव्स का रीजन कौन था, उसको कौन फोर्स दे रहा था, विंड। पर जो ज्वार भाटा है, टाइड्स है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, यस, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एनर्जी ऑफ
मून एंड सन, है ना, वो इन्फ्लुएंस करता है। और चूंकि वो रिदमिक है, क्योंकि उसका टाइम है, मून का जाने का आने का, सन का आने जाने का टाइम है, इसलिए वेव्स टाइड्स का भी आना और जाने का एक समय है। हर 6 घंटे में, कुछ जगह पे हर 6 घंटे में एक हाई आता है, फिर लो आता है, फिर हाई आता है, फिर लो आता है। तो ये कैसे होता है, विल सी हियर। हाई टाइड्स को ज्वार बोलते हैं, लो टाइड्स को क्या बोलते हैं, भाटा। तो देखो, ओशियन में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे वाटर है, नहीं ओशियन में, सॉरी, अर्थ में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे ओशियन है, और ये ओशियन का जो वाटर है वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स मून या सन, दोनों तरफ से अट्रैक्ट होता है। अब यू कैन सी, जैसे क्या है, अगर सन और मून दोनों एक ही लाइन पे है, तो जो ग्रेविटी फील करेगा अर्थ, वो ज्यादा होगा कि नहीं, ज्यादा होगा। तो जिस समय सन और मून एक लाइन पे है, उस समय जो ज्वार है वो बहुत ज्यादा हाई आएगा, हाई टाइड्स जो होंगे वो बहुत ज्यादा हाई आएंगे। एट द सेम टाइम, अगर सन और मून अपोजिट डायरेक्शन में भी है, तभी भी क्या होगा, टाइड्स जो होंगे हाई आएंगे। ऐसा क्यों? मैंने बोला दो कंडीशन, कि जब दोनों एक लाइन पे हो और एक ही डायरेक्शन में हो, तभी भी हाई टाइड्स आएंगे, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो पर एक ही लाइन पे हो, तभी भी हाई टाइड्स आएंगे। कैसे? हाँ ना, हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो ग्रेविटी क्या रिपेल भी करता है? नहीं, हमेशा अट्रैक्ट ही करता है। हम लोग ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बोलते हैं, ग्रेविटेशनल रिपल्शन नहीं बोलते। नहीं, मून का ये कंफर्म है, ये अच्छा चीज बोला, कि दोनों में से किसका ग्रेविटेशनल पावर ज्यादा है, मून का। ये याद रखना है अपने को। एक्चुअली है तो सन का, बट अर्थ में जो इन्फ्लुएंस किसका ज्यादा है, मून का। क्यों? क्यों? क्लोज है, क्योंकि मून क्लोज है। अदरवाइज मून का ग्रेविटेशनल पावर उतना है नहीं जितना सन का है, isn't it? पर मून क्लोजर है, इसलिए इसका इफेक्ट ज्यादा है। तो मैंने क्वेश्चन क्या किया था, हाँ, आप सोचो कि आपने बॉल है जिसका पानी को आपने सक किया, पर जब रिलीज करोगे तो क्या होगा, वो पीछे साइड जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। आप जानते हो कि कोई भी रोटेटिंग बॉडी जो होता है, एक साइड पे रिपेल करता है, एक साइड पे वापस आता है, फिर रिपेल करता है, फिर वापस आता है, ऐसा होता है ना, है ना। आप जब घुमाते हो कोई चीज को, है ना, तो वो चीज आप देखो कि ना वो बाहर जाने का टेंडेंसी होता है उसका। सेम चीज ये घूम रहा है, तो ये इसका बाहर जाने का टेंडेंसी है। और घूमते घूमते क्या है, 24 आवर्स में सन तो एक ही जगह पे है, मून भी ऑलमोस्ट सेम जगह पे है, तो वो क्या है, लगातार उसका पानी को थ्रो करता जा रहा है, थ्रो करता जा रहा है, थ्रो करता जा रहा है। तो जब ये घूमता है ना, तो पानी ऐसा थ्रो होता जाता है ना। स्टैटिक रहता तो एक ही जगह खिंचाया रहता, पर ये तो घूम रहा है, तो घूम रहा है तो इधर खिंचाता है और इधर पे फिर वापस आता है, फिर खिंचाता है, फिर वापस आता है, isn't it? इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के कारण से, यू शुड रिमेंबर इट, व्हेनेवर सन एंड मून इज इन द सेम लाइन, दैट टाइम हाई टाइड्स विल बी देयर, एज सिंपल एज दैट। दोनों कंडीशन में सेम लाइन पे है कि नहीं? दोनों कंडीशन में सेम लाइन पे है। अब इसमें से बताओ कौन सा फुल मून है, कौन सा पूर्णिमा है, कौन सा चंद्रमा है? कंडीशन 1 फुल मून है कि कंडीशन 2 फुल मून है? कंडीशन 2, यस, कंडीशन 2 जो है वो फुल मून है। क्यों? क्योंकि सन का लाइट सीधा पड़ पा रहा है उस पर, पड़ पा रहा है, और ये तो सामने आ गया अर्थ। हाँ, क्या होता है कि हमको लगता है एक लाइन पे है, बट क्या है, अर्थ की छाया हर समय मून पे नहीं पड़ती। अगर अर्थ की छाया हर समय मून पे पड़ती, तो प्रॉब्लम क्या होता,
हर पूर्णिमा में चंद्रग्रहण हो जाता है, हर पूर्णिमा में चंद्रग्रहण हो जाता है। इसका मतलब क्या है, हर एक जो लूनार इक्लिप्स होता है वो क्या पूर्णिमा में होता होगा? चलो क्वेश्चन है ना, फूड फॉर द थॉट, वेदर एवरी लूनार इक्लिप्स, वैसे हमने इसको पढ़ा नहीं है पर ट्राई करो आइडेंटिफाई, एवरी लूनार इक्लिप्स takes place when there is full moon, क्या हर चंद्र ग्रहण उस समय होता है जब पूर्णिमा होता है? एक चीज कंफर्म है, जब मून इस कंडीशन में रहता है तभी उसमें क्या होता है, पूर्णिमा होता है। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन सीधा उस पर पड़ता है ना, और उसके कारण से अर्थ से हमको पूरा फुल दिखता है। जब ये इस साइड होता है तब क्या होता है कि जो ब्राइट साइड है मून का वो किस साइड दिख रहा है, इस साइड दिख रहा है, और डार्क साइड अपने को इस साइड दिख रहा है, इसलिए हमको मून क्या है, फुल नहीं दिख पाता, isn't it? भले वो सामने में ही है पर विजिबल क्यों नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर लाइट नहीं पड़ रही है। लाइट किस साइड पड़ रही है, अपोजिट साइड में पड़ रही है। तो ये है अमावस्या, है ना, ये न्यू मून है। गेटिंग इट? हमारा जो कैलेंडर है वो सोलर कैलेंडर है कि लूनर कैलेंडर है? हिंदू कैलेंडर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंग्लिश कैलेंडर की बात कर रहा हूं जो हम लोग यूज करते हैं। चंद्रमा आधारित है कि सूर्य आधारित है? चंद्रमा आधारित आधारित है, सूर्य आधारित है। एक महीने में 30 दिन क्यों होते हैं भाई? 15 दिन में पूर्णिमा एंड 15 दिन में अमावस्या होता है, इसलिए मतलब लूनार कैलेंडर है हमारा। गेटिंग इट? इसलिए 30 डेज का काउंट रखा गया है। क्या 15 दिन में पूर्णिमा होता है कि नहीं, फोर्ट नाइट जिसको बोलते हैं हम, और हर 15 दिन में अमावस्या तो होता है कि नहीं, फुल मून एंड न्यू मून। तो हमारा जो कैलेंडर किस हिसाब से बना है, 30 डेज, हर मंथ 30 डेज का बना है। इसका पीछे का कारण ये है। तो आप बोलोगे सर 365 डेज तो काउंट होते हैं एक साल में, 365 डेज, और वो किस हिसाब से आधारित है 365 डेज? सन के सराउंडिंग में एक चक्कर लगाते हैं। पर ये भी देखो कि मून भी तो चक्कर लगा रहा है सन के साथ, अर्थ के साथ साथ, तो उसको भी 365 डेज लगते हैं। तो इसलिए लूनार कैलेंडर है। ठीक है ना? हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि फुल मून जिस समय होता है उस समय एक लाइन पे होता है, कौन? चंद्रमा, सन और हम एक लाइन पे होते हैं। तो टाइड्स हाई आएंगे कि नहीं आएंगे? अमावस्या के दिन हाई टाइड्स आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। तो इसलिए अगर आपको पूरी ट्रिप प्लान करना है तो आइडेंटिफाई कि कब किस दिन फुल मून है और किस दिन न्यू मून है। जिस दिन फुल मून होगा यू विल एक्सपीरियंस द हाई टाइड्स, है ना, और एट द सेम टाइम न्यू मून के दिन में भी यू विल एक्सपीरियंस द हाई टाइड्स। ठीक है? उसमें भी एक और चीज आइडेंटिफाई करो कि मून कब सबसे नजदीक है ना, जिसको बोलते हैं पेरिजी एंड अपोजी। पेरिजी के समय में मून और नजदीक होता है, तो हाई टाइड्स विल बी मोर हायर कंपेयर टू द नॉर्मल सीजन्स। उसमें भी ये भी आइडेंटिफाई करो पेरीहिलियन है कि एपीहिलियन है, सन नजदीक है कि नहीं है। जिस दिन सन भी नजदीक है पेरीहिलियन है, जिस दिन मून भी नजदीक है पेरिजी है, और जिस समय तीनों एक ही लाइन पे हैं तो टाइड्स विल बी मोर हायर। तो उस दिन का ट्रिप प्लान कर लो, isn't it? So that's thing. तो ये हुआ, आपको समझ आया थोड़ा बहुत ज्वार भाटा के बारे में। जो नौका होती है, जो क्या होती है नावें होती है ना, जो शिप्स होती है, दे आइडेंटिफाई द मूवमेंट ऑफ द वाटर। ठीक है ना, और उस बेसिस पे वो आना जाना करते हैं।
अब सोचो, हम बोलते हैं कि लहरें के अपोजिट में चलना बहुत मुश्किल है। यस, मुश्किल है, क्योंकि आपको टाइड्स को फॉलो करते हुए चलना है। जिस समय हाई टाइड्स आ रहे हैं उसके साथ चले जाओ, जब वापस लो टाइड्स आ रहे हैं उसके साथ निकल लो, isn't it? सर मतलब जो ज्वार है वो अर्थ के रोटेशन और ग्रेविटेशन जो फोर्स है उसके कारण आता है। हाँ, यही ध्यान रखना है कि ज्वार और भाटा का कारण कौन है? सेलेस्टियल बॉडी, मून और सन, ठीक है ना? और इसका जो जो वेव्स है उसका विंड विंड है, ये ब्लोइंग ऑफ एयर। यस। सर इसलिए वो जब जो चक्रवात आता है, साइक्लोन्स आते हैं, तो विंड बहुत टाइड्स, वेव्स जो होते हैं उसकी हाइट बहुत बढ़ जाती है। तो इससे ये समझ आ जाता है कि ओशन में कहीं पे साइक्लोन आ रहा है, जिसके कारण से इतने हाई वेव्स आ रहे हैं। और वेव्स हाई आ रहे हैं, इसका मतलब यह है विंड का वेलोसिटी ज्यादा है, पावरफुल विंड है। हाँ, क्या पूछ रहे थे? सर वो ज्वार भाटा जो क्या है वो मतलब इंग्लिश क्या है वो, मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? इंग्लिश में मैंने बताया ना, टाइड्स, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। नोट है इस, अच्छा अच्छा। यस, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। हम्म। अगला है ओशियन करंट। करंट किसको बोलते हैं? जलधारा। धारा किसको बोलते हैं? करंट किसको बोलते हैं? हाँ, हाँ, हम लोग ज्यादा स्पीड में बहना, दैट इज करंट। लो बह रही तो करंट नहीं है। सर जैसे पृथ्वी में कोई हलचल होता है ना, हाँ, तो वहां से जो एनर्जी रिलीज होता है, और हाँ, वो एनर्जी जो है एक करंट के फॉर्म में जितने दूर तक जाता है, मतलब वो राउंड 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 करके जो बढ़ते जाता है आगे और बड़ा होते जाता है, फिर लास्ट में जाकर खत्म हो जाता है, तो इसको करंट बोलेंगे। तो वेव्स किसको बोलेंगे फिर? हम पढ़े हैं पी वेव्स और एस वेव्स, पर पी वेव्स और एस वेव्स को हम क्या बोलते हैं? वेव्स बोलते हैं, तरंगे बोलते हैं, पर करंट नहीं बोलते। पी करंट, एस करंट ऐसा यूज नहीं करते। करंट और वेव्स में क्या डिफरेंस आ रहा है? हम इसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? फ्लो हो रहा है, एक चीज तो कंफर्म है, फ्लो हो रहा है, पर फ्लो तो वेव्स भी हो रहे हैं। अच्छा, इसके लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, कुछ और है, डायरेक्शन। करंट के साथ ये होता है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब फ्लो होता है, तो दैट इज करंट। एक प्रकार से ओशियन करंट क्या है? जो नदी होता है सरफेस पे, वही नदी अगर ओशियन पे है तो दैट इज करंट। गेटिंग इट? जो रिवर का स्ट्रीम जो सरफेस पे होता है, अगर वही रिवर का स्ट्रीम अगर ओशियन में है, तो वो क्या है? करंट है। तो जलधारा के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? देयर शुड बी अ डेफिनेट डायरेक्शन, देयर शुड बी अ डेफिनेट डायरेक्शन। निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से चलने वाली जलधाराएं। सेकेंड चीज इसमें क्या होता है? लगातार कंटिन्यूअस चलने वाला। टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग, द डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड, द कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ द वाटर इज इंपॉर्टेंट। वेव्स क्या हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलते हैं? हवा ऐसी चली वैसे चली, तो वेव्स कभी इधर आ रहे कभी उधर ज्यादा चल रहे हैं, ठीक है ना? टाइड्स पीरियोडिक था, ध्यान रखना है, टाइड्स पीरियोडिक था, और ये विद डायरेक्शन है। और वेव्स कुछ भी है, कहीं पे भी छलक रहा है वो, ठीक है ना? अगर ओशनिक वाटर या ओशनिक करंट, जो महासागरीय जलधारा है, उसका तापमान उस लैटिट्यूड के तापमान, मतलब उस अक्षांश, जिस अक्षांश पे बह रही है, उस लैटिट्यूड के एवरेज टेम्परेचर से हाई है, तो वो क्या हुआ? वार्म ओशनिक करंट, गर्म जलधारा। अगर उसका टेम्परेचर
ओशियन के एवरेज टेम्परेचर के उस लैटिट्यूड के एवरेज टेम्परेचर से कम है तो वो ठंडी जलधारा है। तो कैसे डिसाइड करोगे कि ये वार्म है कि कोल्ड है? तो आप बोलोगे उस लैटिट्यूड में जो ओशियन का एवरेज टेम्परेचर है वाटर का, उससे अगर वो गर्म है तो दैट इज वार्म ओशियनिक करंट, और अगर वो ठंडा है तो कोल्ड ओशियनिक करंट। तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ दैट ओशियनिक वाटर ऑफ दैट लैटिट्यूड, एक अक्षांश पे महासागर के जल का औसत तापमान, अगर जलधारा से ज्यादा है तो वह जलधारा ठंडी जलधारा है। और एल्स हम अपोजिट भी लिख सकते हैं, इफ द टेम्परेचर ऑफ द ओशियनिक वाटर इज कोल्डर देन एवरेज टेम्परेचर ऑफ दैट लैटिट्यूड on which it is flowing, then it is called cold oceanic water, cold oceanic current. तो ओशियनिक करंट में दो हम जानते हैं जो काफी फेमस है, जैसे वार्म ओशियनिक करंट या कोल्ड वार्म ओशियनिक करंट या गर्म जलधारा जिसको बोल रहे हैं, उसमें सबसे फेमस है दिस गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, दिस गल्फ स्ट्रीम जो कहां से फ्लो हो रही है, कहां पे फ्लो हो रही है, ये क्या है, कौन सा कॉन्टिनेंट है ये? नॉर्थ अमेरिकन, अच्छा, नॉर्थ अफ्रीका। अमेरिका है क्या? नहीं, नॉर्थ। सो ये नॉर्थ अफ्रीका के ईस्टर्न साइड में जो फ्लो हो रही है उसका नाम है गल्फ स्ट्रीम, जो कि गर्म जलधारा है, वार्म ओशियनिक करंट है। यहाँ पे फ्लोरिडा है, यहाँ पे न्यूयॉर्क है, वॉशिंगटन डीसी है, तो ये सारे जगह के राइट साइड में जो फ्लो हो रहा है दैट इज वार्म ओशियनिक करंट। नॉट ओनली दिस, ये जो कैरेबियन आइलैंड है, जो वेस्ट इंडीज जिसको बोलते हैं, वहां पे भी जो करंट फ्लो हो रही है वो भी गल्फ स्ट्रीम है। और जहां पे वार्म ओशियनिक करंट होती है वहीं पे साइक्लोन ओरिजिनेट होते हैं, इसलिए हरिकेन अमेरिका के ईस्टर्न साइड में आता है। हरिकेन या चक्रवात का ओरिजिनेट होने का एक प्राइम कंडीशन है कि ओशियनिक वाटर शुड बी वार्म। हमारे यहाँ इंडिया में उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, हरिकेन। अटलांटिक, नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन में ओरिजिनेट होने वाले साइक्लोन को हम हरिकेन बोलते हैं। नॉर्दर्न पैसिफिक में ओरिजिनेट होने वाले साइक्लोन को हम टाइफून बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी ओशनिक करंट्स हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे अपने क्लास में। जहां पे कोल्ड ओशनिक करंट एंड वार्म ओशनिक करंट होता है, वहां मिलता है, वहां पे फॉगी एनवायरनमेंट बनता है, कोहरा जैसे बन जाता है, और इसलिए उस जगह पे सबसे अच्छा फिशिंग होता है। तो जहां पे wherever the cold oceanic current and warm oceanic current meets, there is the condition of the fog, and that is very good for the fishery. फिशिंग के लिए वो बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस जगह पे लैब्राडोर करंट आ रही है, यहां से गल्फ स्ट्रीम जा रही है, दोनों मिक्स होंगी इस जगह पे, इसके कारण से यहां पे सबसे बड़ा फिशिंग जोन बनता है। वैसे क्या होता है, इस जगह से वार्म ओशनिक करंट आती है और इधर से कोल्ड ओशनिक करंट ऊपर से आती है, इस जगह पे मिक्सिंग होता है, इसलिए यहाँ पे भी आपका फिशिंग जोन बनता है। यहाँ पे देखो जापान के पास है ना, यहाँ से क्यूरोशियो आ रहा है, ऊपर से ओयोशियो आ रहा है, ये दोनों मिक्स होते हैं, तो यहाँ पे भी फिशिंग का जोन बनता है। फिश को क्या चाहिए,
फिश को क्या चाहिए? हमको फिश चाहिए, दैट्स डिफरेंट थिंग। फिश को क्या चाहिए? हाँ, नहीं वाटर तो ठीक है, मैं बोला कि ऐसा क्या चीज है जो कि कोल्ड ओशनिक करंट लेके आता है जो कि वार्म ओशनिक करंट के पास नहीं होता? कोल्ड ब्लडेड है सर वो फिश, फिश इसलिए। कोल्ड ब्लडेड है। कुछ और? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। यस, कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन ज्यादा होता है कि वार्म वाटर में ऑक्सीजन ज्यादा होता है? हम हमेशा से पढ़ते हैं कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन ज्यादा होता है। कोल्ड वाटर में न्यूट्रिशन भी ज्यादा होता है जो कि बर्फ से पिघलने से आ रहा है। तो इसलिए जहां पे मिक्स होता है तो वार्म ओशनिक करंट उसको टेम्परेचर के हिसाब से ठीक देता है, पर न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? कोल्ड। इसलिए ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है उसको, न्यूट्रिशन ज्यादा मिलता है, इसलिए फिशिंग का जोन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर एक क्वेश्चन था। आप पूछो। सर ये क्या बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों का रिजल्ट इसीलिए अच्छा आता है क्या? क्योंकि एनसीईआरटी वो लोग बहुत मतलब पढ़े रहते हैं और अच्छे से पढ़े रहते हैं, क्योंकि सर 7th क्लास का है ये चीज और हमको पता नहीं है सर, हाँ देखो क्या और है ये पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे हैं। क्या होता है, नहीं ये सिर्फ ना ये हमारे टीचिंग सिस्टम के साथ इश्यू है। इवन इंग्लिश मीडियम वाले लोग भी इसको अच्छे से नहीं पढ़े रहते हैं, क्या आप ये समझना, ये हमारे एजुकेशनल सिस्टम का फ्लॉ है। ऐसे ही ऊपर से पढ़ा देते हैं, क्लास 7 का चीज है ना, एजुकेशनल सिस्टम का फ्लॉ है। इसलिए ये मीडियम का प्रॉब्लम नहीं अब है, प्रॉब्लम है जो पढ़ाने वाला है वो ऐसे ही पढ़ाता है। यस सर। हाँ, एकदम इवन आपके छत्तीसगढ़ के जो बुक है उसमें भी ये चीजें लिखी हुई हैं, पर वो ऐसे ही पढ़ाया गया, हमको भी वैसे ही पढ़ाया गया था, हम भी ऐसे ही पढ़े, रटे बस है, यही एक प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम है सर, एमएससी होने पे शर्म आ रहा है आदमी। चलो ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7वीं का था। यस, हाँ साइक्लोनिक रेनफॉल, हाँ 2 फ्रंट होता है। हाँ अच्छा, पहले इसका आंसर कर लेते फिर मैं बताता हूँ ना, याद दिलाना ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच में चक्कर लगाता है, वो क्या है ना? रुको रुको वेट, है ना, इंग्लिश में बता रहा हूं कि वह सिस्टम, द सिस्टम ऑन विच वाटर कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स नहीं 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 नहीं, उसको क्या बोलते हैं जो लिक्विड, सॉलिड एंड गैस को? स्टेट्स, हाँ। The system on which water keeps on changing its state and circulates between atmosphere and the ocean, that is called वाटर साइकिल। जल चक्र की ज्वार भाटा की जलधारा, वाटर वाटर साइकिल, जल चक्र। ठीक है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। नॉर्मली वार्म ओशनिक वाटर कहां पे ओरिजिनेट होता है? नियर टू पोल्स, नियर टू इक्वेटर, दोनों में से कोई नहीं, नियर टू इक्वेटर। ठीक है, तो गर्म हमेशा से नियर टू इक्वेटर होता है, अगर यही कोल्ड होता तो नियर टू पोल्स, यस, ध्रुव के पास, यस। निम्नलिखित स्तंभों को मिलान करना है आपको, इसमें कैस्पियन सागर, ज्वार भाटा, सुनामी एंड ओशनिक करंट, इसको मिक्स करना है किसके साथ? इसके साथ। पहले हिंदी में देख लो फिर इंग्लिश में दिखा रहा हूं। देखो नीचे लिखा जासूस बनिए, हाँ अच्छा थर्ड छूट गया क्या? अच्छा ऊपर में आते हैं। ऐसा कौन सा रूल है जिसमें 2 बार ओशन का करंट राइज होता है और फॉल करता है ना? टाइड्स है, ओशनिक करंट है कि वेव्स है? दिन में 2 बार राइज होता है और फॉल करता है। पीरियोडिक किस में था? टाइड्स। टाइड्स में। पीरियोडिक कहां पे है? टाइड्स में। टाइड्स मतलब ज्वार भाटा। ठीक है, यस। अब इधर पे देखते हैं, मैच करो कैस्पियन सी को
मैच करो, ज्वार भाटा को मैच करो, सुनामी को मैच करो, महासागरीय धारा को मैच करो। तो बताओ कैस्पियन सी को किसके साथ जोड़ूं? तो नाम तो सी है। नाम तो सी है, आप लेक बोल रहे हो। यस, ये ना एग्जेजरेशन है, हम लोग उसका सागर नाम डाल देते बड़ा है करके, अदरवाइज वो क्या है, लेक है, झील है वो। तो कैस्पियन सी जो है दैट इज लार्जेस्ट लेक। अब टाइड्स क्या है? पीरियोडिक राइज एंड फॉल। सुनामी क्या है? ऐसा क्वेश्चन आ गया तो लाइफ। ओशन करंट्स बताओ। ठीक है, तो वाटर का खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे की क्लास पढ़ेंगे, देखेंगे आगे के चैप्टर देखेंगे। ठीक है, यस। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन है ज्योत्सना का। मेरे को आपका नाम चीना याद आता है क्योंकि ना वो ट्रू कॉलर में चीना दिखाता है। ये घर का नाम है क्या आपका? हाँ, लिख लिया ना। क्या बताना था? हाँ हाँ, तो इन्होंने पूछा था क्वेश्चन पिछले क्लास का कि वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट में क्या डिफरेंस है, क्या है साइक्लोन दोनों कारण से आता है। तो यहाँ पे ज्योत्सना खड़ी है, तो ज्योत्सना जहां पे है वहां पे जो एयर है वो वार्म है, वार्म एयर है। वार्म को वैसे रेड से दिखाना चाहिए, वार्म एयर है। और सडनली क्या हुआ, कोल्ड एयर अप्रोच की, कोल्ड विंड अप्रोच की। तो कोल्ड एंड वार्म के बीच में जो बाउंड्री लाइन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड फ्रंट। कौन सा कंडीशन? जहां पे आप खड़े हो वहां पे वार्म है और कोल्ड विंड ने अप्रोच किया, तो दोनों के बीच में जो बाउंड्री लाइन बनता है उसको कोल्ड फ्रंट, क्योंकि फ्रंट का जो डेफिनेशन है वो फ्रंटियर से आया है। फ्रंटियर हम बोलते हैं बाउंड्री, फ्रंटियर। तो दोनों के बीच का जो बॉर्डर है फ्रंट है, दैट इज कोल्ड फ्रंट। अब यहाँ पे मैंने वार्म एयर और वहां पे कोल्ड विंड क्यों लिखा है? हाँ, क्योंकि ये ब्लो होके आई है और ये यहीं पे स्थिर है। इस कंडीशन में क्या होता है, बुल को देखे हो, वो किसी को पटकता कैसे है ना, ऐसे करके ऐसे पटकता है। तो क्या होता है, ये कोल्ड विंड का टेंडेंसी क्या होगा, हैवी है, नीचे आएगा। तो वो क्या करता है, इस तरीके से बाउंड्री बनाता है। क्यों? क्योंकि उसको नीचे, उसकी टेंडेंसी क्या है, नीचे होने की। तो इसके बीच का जो बाउंड्री स्ट्रेट ना होके क्या होता है, ऐसे बाउंड्री बनती है। तो कोल्ड फ्रंट इस तरीके से बनता है, लाइक दिस। बहुत ही साफ पिक्चर बनाया है मैंने। सेकंड कंडीशन, कोल्ड फ्रंट समझ गया? अब फिर से नहीं, यहां पे आ गया, ऐसा नहीं बना। फिर से ज्योत्सना है, थोड़ा सा फेस में फैट आ गया है। कोल्ड एयर है, ठंड के दिन में ज्यादा खाना खाते हैं ना, इसलिए थोड़ा फैट आ गया। यहाँ पे कोल्ड एयर है। अब वार्म विंड ने अप्रोच किया,
वार्म विंड ने अप्रोच किया तो कोल्ड एयर अपना ग्राउंड छोड़ेगा, कोल्ड एयर अपना ग्राउंड छोड़ेगा, वो नीचे ही रहेगा, नहीं ग्राउंड को कभी नहीं छोड़ेगा। वो बोलेगा ठीक है आ जाओ, पर चले जाओ ऊपर, आपका पोजीशन कहाँ है, ऊपर में है। तो ये जेंटल स्लोपिंग बनता है, इसके बीच में जो फ्रंटियर बनता है वो जेंटल स्लोपिंग बनता है। और क्योंकि वार्म विंड अप्रोच कर रही है कोल्ड को, तो ये फ्रंट कौन सा होगा, वार्म फ्रंट, वार्म फ्रंट। और ये जेंटल स्लोपिंग का होता है। और क्या है, जहां पे बुल वाला है ना ऐसे, तो वो जब टकराता है ना तो ऐसे राइज हो जाता है। तो इसलिए जब कोल्ड फ्रंट बनता है ना वो ज्यादा एलिवेशन पे बनता है, क्योंकि जैसे ही सडनली फ्रिक्शन मिलता है और ऐसे राइज हो जाता है। जबकि कोल्ड अपने जगह पे है और एयर जेंटली ऊपर में राइज हो रही है। आप सोचो तेज स्पीड की कार आई, एक जगह कार खड़ी है, हाईवा खड़ी है, सडनली टकरा के ऐसे हो जाती है ना, बेंड हो जाती है। सेम चीज है कोल्ड एयर के साथ, कोल्ड विंड के साथ यही होता है। तो जब वार्म विंड अप्रोच करती है तो जो फ्रंट है वो वार्म फ्रंट है, और कोल्ड विंड अप्रोच करती है तो जो है कोल्ड फ्रंट है। और दोनों के कारण से साइक्लोन्स आते हैं। ठीक है, ऑनलाइन में कोई डाउट? सर साइक्लोन में कैसे ये वर्क करेगा? हाँ, तो उसके लिए वेट करो, थोड़ा क्लाइमेटोलॉजी के चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। हमको कोरियलिस फोर्स जानना है, हमको ऑक्लूडेड फ्रंट भी पढ़ना है, एक और फ्रंट होता है उसको भी पढ़ना है। उसके बाद ही हम लोग समझ पाएंगे साइक्लोन क्या होता है करके। तो वेट करो, हम लोग उसको ज्योग्राफी के मेन क्लास में पढ़ेंगे। यस सर। हाँ, ठीक है, चलो फिर बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। थैंक यू।